जैसा कि हमने पिछले बार आप लोगों से वादा किया था कि हम उस शख्सियत से आपसे बात करवाएंगे जो बिल्कुल गली से निकले हैं, जो फर्स्ट जनरेशन वाला अपने बलबूते वो खड़ा हुआ है। और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, धीरज बारे में मैं बता दूं कि ये IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने कोई जॉब नहीं किया। इन्होंने एक सपना रखा कि अपना काम किया जाएगा, और अपना काम करने के बाद इन्होंने सिर्फ 12 साल काम करने के बाद जो 36 साल की उम्र में वो चीज़ किया जो हर व्यक्ति का सपना होता है, फ्रीडम। सबसे बड़ा जो लग्जरी है इस समय कि देखिए लोग क्या करते हैं, सपने देखते हैं कि भाई उसके पास लग्जरी हो, उसके पास पैसा हो, तमाम चीज़ हो, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये होता है कि फ्रीडम, कि आपने फ्रीडम खरीदा। और जो बात कही जाती है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है धीरज। 30 साल की उम्र के बाद से ये इनका पैसा जो है इनके लिए काम कर रहा है। तो लेकिन पाया कैसे है, क्या संघर्ष रहा है, क्या कहानी रही है, उनसे बात करेंगे। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने बचपन से ही बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग रहे। फादर मेरे यूपी गवर्नमेंट जॉब में थे, शुगर फैक्ट्री में काम करते थे। हम लोग 3 भाई थे। तो कानपुर में उन्होंने मेरी माँ के साथ हम लोगों को रखा कि आप लोग यहाँ पढ़ो, ताकि ट्रांसफ़र की जो होती प्रॉब्लम्स की जगह बदलती है, पढ़ाई का स्टेबिलिटी कम होती है, वो ना हो। तो हम 3 भाई हैं, हम लोग पढ़ते रहे। पढ़ने के साथ हमारे एम्बिशंस जो थे वो पढ़ने में हम लोग ठीक थे, एवरेज कह सकते, एवरेज से थोड़ा बेटर थे। लेकिन मोटिवेशन का लेवल काफ़ी हाई था। ये था कि ज़िंदगी में कुछ करना है। मैं रुड़की गया तो मुझे हमेशा, मैं म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा, 10-11 रुपये मंथली फ़ीस देने वाली जगह में। रुड़की में जाने के बाद मुझे पता लगा कि ये तो हर लड़का मेरे अगल बगल सब अपनी अपनी जगह का टॉपर है, उसके नीचे कोई होता ही नहीं। हम लोग, आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि मैं तो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से पढ़ के गया था, सब किताबें हिंदी में होती थी। बड़ा घबराते थे कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन करते करते मैं बताऊं, जब आपके मन में दृढ़ निश्चय होता है और आप किसी एम के साथ चलते हैं तो सब बातें हो जाती है। कैसे होती हैं? सपोर्ट मिलता है आपको, भगवान से सपोर्ट है, आपके अंदर से बल मिलता है। तो ऐसा कुछ मिला हमें भी। हमने ये सीखा कि हमारे टीचर कहते थे कि अब आप गली की दौड़ में नहीं हो, आप ओलंपिक की दौड़ में हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते थे कि अब आप जो जिस जगह पढ़ रहे हो, जिस रेस में हो, यहाँ पे लोगों का एम सबका बड़ा है। IIT रुड़की, जो कि आप जान रहे हैं कि उस समय, उस ज़माने में बहुत कम लोग चुने जाते थे, तो यानी पढ़ाई में ये काफ़ी अव्वल रहे और उन्होंने सिलेक्शन हुआ। लेकिन सिलेक्शन के बाद वहाँ अमूमन क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं विदेश में नौकरी करूँगा, ये करूँगा, लेकिन उन्होंने बड़ा यूनिक रास्ता चुना। इन्होंने चुना कि भाई मैं अपना काम करूंगा, जबकि अमूमन ये देखा जाता है कि लोग 2-3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है फिर वो अपना काम करते हैं। तो ये जो चेंज है, आप जो रुड़की जैसे जगह पे रहकर इतने जो है एक से एक आपके दोस्त सब थे, उनके बीच जो है आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि मुझे अपना काम करना है? एक्चुअली बहुत कैरियरिस्ट माइंड था नहीं मेरा शुरू से भी कभी, और फैमिली से मेरा अटैचमेंट काफ़ी था। तो मेरी, अगर मुझे लगता था कि अगर कोई जिन आ जाए और मुझे बोले कि ये ले लो, तो मैं अपने भाइयों को भी बोलता था एक घर बड़ा सा लेंगे और हम अपन जैसे अभी रहते हैं हम लोग 3 लोग विथ लिमिटेशन, जो भी हम लोग, जो फादर ने घर खरीदा था जहाँ मैंने बताया कि हम कानपुर में पढ़ाई करते थे, एक रूम था और उसमें हम 3 भाई और मेरी माँ रहती थी, खाना भी था, नीचे किराएदार थे और एक ही टॉयलेट हम लोग शेयर करते थे। तो मेरे मन में ये था कि मैं सबको बहुत अच्छे से रखूं, एक ड्रीम, जो भी अब कैसे आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ड्रीम आया। मुझे ये नहीं आया कि मैं कभी कोई बहुत नंबर 1 बन जाऊं या कोई ऐसे हो जाऊं या अमेरिका जाके कुछ करूं, ऐसा कभी आया ही नहीं, मन में ही नहीं आया। और जो भी भावना भगवान ने दी तो उसको लेके चले। उसमें कोई चीज़ और फिट नहीं होती थी कि हम किसी और जगह में जाएं, अमेरिका चले जाएं, MBA कर लें। वो उस जो मेरा अंदर की ड्रीम था उसको वो सपोर्ट नहीं करता था। तो हमें था कि अपना करना है, उसको इस्टेब्लिश करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है धीरज जी, ये चीज़ जैसा कि आप 24 साल के आसपास में पास किए होंगे और 36 साल में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसके बाद से आपने कोई काम नहीं किया, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो इस 12 साल का जो सफ़रनामा था, उसमें किस तरीके से आपने वो एम्पायर सेट किया? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि नौकरी के बाद अगर 1 साल लोगों की नौकरी ना रहे तो वो अपना घर नहीं चला पाते हैं, और ऐसे में आप जो है इस समय लगभग जो है 18 साल पहले इन्होंने कामकाज छोड़ दिया था। तो किस तरीके से जो उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया और किस तरीके का पूरा सफ़रनामा रहा, उसके बारे में छोटे में बता दीजिए।
एक्चुअली हमारा शुरू हुआ तो भाई हमने शुरू किया, 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में होते थे तो हमने निकाल के उससे और पूजा करी, जो ऑफिस एक लिया। उसके बाद कांटेक्ट बना और कुछ वो था, बैकग्राउंड था पढ़ाई का, तो ट्रस्ट करते थे लोग, समझते थे कि हाँ ऐसी बात नहीं है। तो हमने चेयर्स के ऑर्डर मिलते थे, फिर उसके बाद उसको हमने ग्रो किया और अच्छा चला वो। फिर करीब 8-9 साल तक हम लोग काफ़ी इस्टेब्लिश हो गए, बड़े बड़े काम मिलने लग गए थे हमें। फिर मैं प्रॉपर्टी में, जो मैंने ब्रेक किया तो मेरा प्रॉपर्टी में डाला। वो एक टाइम था 2004 से 8 वाला, मैं बताऊं दिल्ली में, वो इतना गोल्डन टाइम था कि मैं उसको कुछ कह, या तो शायद मैं था उसमें और मैंने बड़े क्लोजली देखा, इसलिए मेरी ऐसी भावना है कि मैंने दोबारा कभी भी ऐसा सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। मैं एक चीज़ बता दूं कि धीरज जी जो हैं, जब गुड़गांव डेवलप हो रहा था, जब इकॉनमी खुली थी और डेवलप हो रहा था और वहाँ ऑफिसेस खुल रहे थे, तो उनके लिए जो ऑफिस का सामान था उनका एक बिजनेस सेट किया और उस ग्रोइंग गुड़गांव के साथ ये भी ग्रो किए। साथ में उस समय दिल्ली का प्रॉपर्टी मार्केट भी, चूँकि हांगकांग का मार्केट जब दब चुका था, दिल्ली का प्रॉपर्टी मार्केट उसमें उछाल मारने लगा था और उस समय को इन्होंने बड़े बखूबी पहचाना। और बिजनेसमैन का जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि वक्त को पहचानना और उस वक्त पे सही समय पे सही निवेश कर देना। तो ये इसके जरिए इन्होंने अपना वो सफ़रनामा तय किया। मेरा पर्पस है जो हमारे दर्शकों के लिए भी होगा कि ये इन्होंने म्यूचुअल फंड में इनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। ये म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और क्या उनका टिप्स रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उनसे टिप्स भी लेंगे। फिर मुझे समझ में आया, शेयर में लगाया पहले, बट शेयर के बाद फिर कुछ सिचुएशन बदली, इतना टाइम भी नहीं दिया था और समझ भी नहीं थी। और जैसे जैसे समय बीतता है, देखिए हम सब लोग सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे भी समझ में आया कि शायद उतना कुछ बुक्स पढ़ी, एक बेंजामिन ग्राहम की बुक है, तो उन्होंने जो फैक्टर्स इतने लिखे, तो मुझे लगा मैं शायद कभी इतने मॉनिटर कर ही नहीं सकता, या तो वो मॉनिटर करूं या मैं बाकी अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। तो मुझे लगा, तो जो बीच का रास्ता मुझे समझ में आया वो आया म्यूचुअल फंड वाला, कि आपके फंड मैनेजर हैं, वो शायद कुछ देख लेंगे, उतने पॉइंट आप दे के छोड़ दो और आपको 15% 14% अगर CAGR है, रिटर्न है या एनुअल का, तो यू आर गुड एनफ। इससे ज़्यादा की उम्मीद रखना भी मेरे ख्याल से गलत है। 12 से 15% रिटर्न आई थिंक किसी भी समय में बहुत अच्छा रिटर्न है। तो उसी फिलॉसफी पे मैं चलता रहा, अभी मैं टोटली वरीलेस हूँ। अच्छा धीरज जी, ये बताइएगा, जैसे कि आपने जो म्यूचुअल फंड में लगाया, इन्वेस्ट किया, तो म्यूचुअल फंड में आप किस किस तरह के फंड, कंपनी का नाम नहीं पूछेंगे, जो फंड है वो किस तरीके का फंड है और क्या पोर्टफोलियो साइज में से परसेंटेज आप किसको क्या देते हैं? तो फिर मैंने अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ की तरफ ज़्यादा डाला, जिसमें ग्रोथ में मेरे को स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में काफ़ी है, फिर एक फ्लेक्सी कैप है, वो बेस फंड है, उसमें काफ़ी पोर्टफोलियो डाला, और बाकी इंडेक्स फंड्स हैं जो समय के साथ चलने वाले हैं। तो 5-6 फंड ही हैं, पहले 12-13 होते थे, लेकिन बीच में मैंने समय के साथ उनसे कुछ को क्विट किया, रीमॉडल किया। बट मेनली अभी फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कह सकते हो, और इंडेक्स फंड। जैसा कि आपके पास 12-15 फंड था, तो फिर आपने उसको कम क्यों किया? एक्चुअली क्या होता है कि जितने फंड हैं वो देखने में, नाम में तो ऐसे लगता है कि फ़ंड का नाम अलग है और इसका अलग होगा, लेकिन अगर पोर्टफोलियो में जाओगे आपको तो जो कुछ बड़े शेयर हैं, जो प्रीमियम शेयर हैं, जैसे आप रिलायंस है, HDFC बैंक है, कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है जिनके पास ये नहीं होंगे, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। आपको 2-3 शेयर हर जगह मिलेंगे, ये इन्फोसिस है, TCS है, ये आपको हर जगह मिलेगा। तो मुझे भी और थोड़ा ये समझ में आया कि आपको जो मेन एम है आपका लाइफ का, अगर ग्रो करना है तो उसके लिए आई थिंक स्मॉल कैप सबसे बढ़िया है। स्मॉल, बट उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो रिस्क ये है कि अगर आपके रिस्क किसके लिए, रिस्क फंड के लिए है, अगर उस पैसे को आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो अगले बहुत सालों तक भी, और शायद मतलब हर एक का अपना अपना हिसाब होता है, तो बट ग्रोथ पक्का है कि उसको अगले, अगर हम 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद देखेंगे तो ग्रोथ 100% मिलेगी उसमें। ऐसा नहीं हो सकता ग्रोथ। तो मेरे को उस कॉन्सेप्ट से उसमें डाला। फिर एक कोर फंड में डाला है कि चलो कभी अगर निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो एक स्टेबल तरीके से चलता रहेगा। और बाकी इंडेक्स फंड है, ये है जिसमें आपको समय के साथ जो कंपनियां अच्छा कर रही हैं वो उसमें चेंज होता रहता है, तो उसमें भी आपका कुछ परसेंटेज है। जो कंपनियां अच्छा ख़राब कर रही हैं वो निफ्टी से जैसे निकल जाती हैं, अच्छा कर रही हैं वो आगे आ जाती हैं। टाइम के हिसाब से उसमें कंपोनेंट चेंज होता रहता है,
फाइनेंशियल कंपोनेंट है, कभी कैपिटल गुड्स का आ जाएगा। तो इस तरह से यू आर इन द मार्केट इंडेक्स फंड की वजह से। जो आपके पास जैसे जो फंड हैं जो, तो उसमें से स्मॉल कैप को आपने कितना वेटेज दिया है और फ्लैक्सी कैप को और इंडेक्स फंड को क्या परसेंटेज का वेटेज दिया है? 30% हम कर सकते हैं। फ्लेक्सी थोड़ा ज़्यादा होगा, शायद हम कह सकते हैं कि 45 के करीब हो सकता है, और स्मॉल कैप 30 होगा, और बाकी रिमेनिंग मिड कैप और निफ्टी। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि जो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात कि इन्होंने जो अपने कुछ नाम बताए हैं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है उसको आपको खरीदने का। आप जो भी करेंगे वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो साइज है और हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसके दरमियान जो है वो नाम आए हैं। लेकिन अब इनसे हम ये पूछना चाहेंगे, चूँकि अब ये म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ है इनकी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ऐसे में जो दर्शक हैं हमारे, उनको किस तरीके की सलाह देंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? म्यूचुअल फंड में क्या है कि एक तो अगर परमानेंट हम किसी को देखें कि कोई बहुत टॉप पर रहेगा या बहुत कोई बॉटम पे रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमें ये देखना चाहिए कि कंसिस्टेंसी किसकी अच्छी है, और कंसिस्टेंसी के साथ उसका रिटर्न, देखिए क्राइटेरिया है वो। ऑब्वियसली अगर हम कहें या नहीं भी कहें, हम लोग पहले रिटर्न ही चेक करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो रिटर्न एक क्राइटेरिया है, लेकिन रोलिंग रिटर्न जो एक कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से दिस इज़ ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट, जो आपको बुरे से बुरे टाइम का भी रिटर्न देता है और अच्छे से अच्छे टाइम का ही देता है। तो अगर अब देखिए फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, हर जितने करोड़ लोग होंगे उनकी उतनी करोड़ तरह की सिचुएशन है। तो फार्मूला किसी के लिए भी नहीं हो सकता है। हर आदमी को अपनी क्या सिचुएशन है, क्या इनकम है, क्या सेविंग कर सकता है, कितने टर्म साल के लिए उसको रखना है, इतने सारे फैक्टर है। प्लस उसको आगे कब पैसा चाहिए, बच्चे की पढ़ाई करनी है या और भी कई सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो प्लानिंग, ये तो इसलिए फाइनेंशियल जो बोलते हैं कि जो लाइफ है वो हर इंसान की, जैसे पर्सनल लाइफ अलग है वैसे फाइनेंशियल लाइफ भी अलग अलग, तो अपने हिसाब से डिसाइड करना है। लेकिन एक ये है कि अगर हम बहुत म्यूचुअल फंड में जब अगर हम जाएंगे, तो अभी एक है कि जो बीटिंग ऑफ द जो हमारा बेंचमार्क है, वो सबसे अगर ऊपर आप देखोगे तो सिर्फ स्मॉल कैप के फंड्स हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंड्स दे बीट द बेंचमार्क। बाकी जो फंड मिड कैप से आप नीचे, लार्ज कैप में तो अब ये ट्रेडिशन ही बंद हो गया है, दे आर नॉट एबल टू बीट द बेंचमार्क। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, मिड कैप का उसके बाद है, जो बेंचमार्क को बीट करते हैं। और हमारा पैसा है तो हम डाल के ये ज़रूर चाहते हैं कि जो हमारा बेंचमार्क है उसको ज़रूर बीट करे हमारा फंड। अगर हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और हम पैसा फंड मैनेजर किसी को भी दे रहे हैं सर्विस के लिए, तो वो सर्विस तो दे हमें। सो दैट इज़ द थिंग। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आई रिकमेंड जो स्मॉल कैप फंड है, अगर हमें नहीं चाहिए, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि हर एक का अपना अलग अलग है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए मेरी सिचुएशन आपकी सिचुएशन से अलग हो सकती है, लेकिन हाँ गाइडिंग के लिए ठीक है कि कभी हमें लगता है कि अगर हम भूल सकते हैं अपना पैसा। एक किसी ने कहा इन्वेस्टर ने कि आप एक बार इन्वेस्ट करिए और टिल इटर्निटी भूल जाइए, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। तो वो एक है, हालांकि ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली आदमी यूज़ करेगा, लेकिन इस फिलॉसफी से अगर हम डालते हैं तो स्मॉल कैप मुझे ठीक लगता है। अच्छा, जो ये देखा जाता है, जो मार्केट गिरता है, क्रैश होता है, जैसा कि ईरान के समय देख रहे हैं, तो लोग जो है डर जाते हैं, या लोग जो है डेली झांक झांक कर जो है अपना पोर्टफोलियो देखते रहते हैं। ऐसे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली ये जो क्राइसिस है, आप देखो जो हमारी मार्केट है वो सेंटिमेंटल मार्केट है। ये हर समय एक्चुअली कोर जो है वो तो कंपनी के रिजल्ट से है, अगर आप सीधे जाओगे, लेकिन मार्केट चलती नहीं है कंपनी के रिजल्ट से, मार्केट चलती है सेंटीमेंट से। और सेंटीमेंट्स आप देखोगे तो दुनिया में कितने बदलते हुए सिनेरियोज़ रहते हैं। कभी कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाती है, वॉर होती हैं, कभी मेटल की वैल्यू भागने लगती है। तो तरह तरह की सिचुएशन है जो मार्केट को अफेक्ट करती है। लेकिन उसके साथ अगर आप कोर में जाओगे, जब ये ऊपर की फ्रॉथ को हटा देते हैं, ये तो ये देखिए आज सिचुएशन है कल ख़त्म हो जाएगी, तो आई कॉल इट ए फ्रॉथ, क्योंकि ये परमानेंट नहीं। बट अंदर जो पानी है जो परमानेंट है वो है कंपनी। कंपनी काम कर रही है, वो ग्रो कर रही है, और कंपनी जो सर्वाइव करती है वो बिना ग्रो किए कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं करती। एक छोटी सी दुकान भी सर्वाइव नहीं करती अगर ग्रो नहीं करेगी वो। तो ग्रो अगर कर रही है तो आपका पैसा ग्रो कर रहा है।
वो आपको हो सकता है कि अभी नज़र नहीं आएगा, 2 साल के बाद नज़र आ जाएगा, लेकिन 100% है कि कंपनी ग्रो कर रही है तो पैसा ग्रो कर रहा है। तो मेन फंडा यही कि कंपनी अच्छी में जाएंगे, या जो भी फंड पोर्टफोलियो है हमारा वो अच्छी कंपनियों का है, तो कभी इसमें गड़बड़ होने का चांस है नहीं। धीरज जी, जैसा कि हम आपका जान रहे हैं कि एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी शानदार रहा है और आप काफ़ी जो है ब्रेन से शार्प भी हैं। ऐसे में कभी आपको लगता है कि आप जॉब में जाते या सीईओ बनते, या जो लोग पैसे की तरफ जो भागते रहते हैं, ठीक है, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन होता है कि लोगों को कितना भी पैसा आ जाए, मैंने बहुत लोगों को देखा है, हज़ार करोड़ हो जाने के बाद भी जो है उसमें एक भूख बनी रहती है। तो उस चीज़ को लेकर जो है आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है पैसों को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली क्या है कि एम्बिशन, जैसे मैंने बताया, पहले भी कभी नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा कुछ कहीं पे भी जाऊं या सीईओ बनूं, ऐसा समाव आया ही नहीं। क्यों नहीं आया इसका कारण तो पता है मुझे खुद भी नहीं है, लेकिन ये मुझे पता था कि जब हम रुड़की में गए कि हम लोगों को अंदर ये ज़रूर डाला गया था कि वो बात मुझे आज भी लगती कि जब ज़रूरत पड़ेगी जो चीज़ आपको सीखनी है आप सीख जाओगे। कभी हमने इस मैटर पे अपने को इनकेपेबल नहीं समझा। मुझे लगता है कि कल कोई छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कैसा भी काम हो, अगर थोड़े दिन करेंगे तो वो आएगा। उस लायक हमें इंस्टीट्यूट बनाता है, हमें अपने माहौल बना देता है। और ग्रो करने की नहीं थी एम्बिशन, अब थोड़ा घरेलू टाइप ही थे, फिर जिससे मुझे लाइफ की बहुत सी बातें मैंने सीखी कि जो बाहर जब हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं या बात करते हैं, उसमें ज़्यादातर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आप अंदर से वो खुशी और वो जो एक भावनाओं का एक्सचेंज है वो फील नहीं कर पाती है। मतलब कोई ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मुझे लगता है खाना ठीक है। अब ये आई डोंट नो कहाँ से आया, लेकिन ये कुछ आया है। बात का एहसास रोज़ होता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस उसी फिलॉसफी के चलते हुए मैं तो दूसरा अपने साथ वाले जो हैं उनको भी ये मोटिवेट करता हूँ कि अभी हो गया, आप भी स्टॉप लगाओ और लाइफ को एंजॉय करो। बिल्कुल, ऐसा है कि अब जैसे मैं जॉब कर रहा था दिल्ली में और तमाम चीज़ में, तो ये मुझे बराबर कहते थे कि अब लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जीवन को जो है देखना भी, खुद को अपने जीवन को झांक कर देखना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन को झांकते ही नहीं है। तो ये बात तो है कि धीरज जी से जो है ये बात हमें 2-3 बातें सीखने को मिला। एक तो मनी कैसे वर्क करता है, जो इन्होंने करके दिखाया। दूसरा, मनी के पीछे नहीं भागना, जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है कि आप बिल्कुल अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाए, तो वो चीज़ों को लेकर। तो ये हमारे साथ थे धीरज जी, जिनका एक छोटा सा सफ़रनामा हमने आपके सामने पेश किया है। कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको बहुत और भी कुछ बातें जाननी है इनसे, म्यूचुअल फंड के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में, काफ़ी एक्सपर्ट है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके लिखिएगा। हम इनसे फिर दोबारा बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। थैंक यू।